हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हल कर रहे थे, जिसमें बच्चों हमने इसके 21 क्वेश्चन पहले ही हल कर लिए हैं और आज हम हल करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ठीक है। 452 सही 4/7 हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह है कि अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए है फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखियो बच्चों, अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है तो पहले मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है वो हमें याद होना चाहिए। देखिए, जो ये गोला होता है ये समझिए कि ये 4 वृत्तों से मिलके बना होता है। कितने? 4 वृत्तों से। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है तो ये समझिए कि 4 गुना कर दो तो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, अगर हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr²। कितना होता है? πr²। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 4πr², ठीक है। और जो बच्चों उन्होंने हमें दे रखा है कितना, 452 सही 4/7, ठीक है। ये हमें दिया गया है। जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका हमने सूत्र लिखा और ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसी को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ से हल करने के बाद हमें बच्चों क्या मिलेगा, आर मिलेगा। क्या मिलेगा? त्रिज्या मिलेगी। और जब हमें आर मिल जाएगा तब हम आयतन का फॉर्मूला रखेंगे और उसमें हम आर का मान रखेंगे जो हमें यहाँ से मिलेगा और वहाँ से हमारा इसका आयतन निकल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। देखिए ये एक मिश्रित भिन्न है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। कैसे होता है, 7 गुणा करेंगे इसमें। देखिए 7 गुणा के 452 तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। और जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। अपोन में कितना रहेगा, 7। देखिए 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लेके 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हाथ से लेके 3, 7 चौको 28 और 28 और 30 31, ये हो जाएगा प्लस 4 अपोन में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको ऐड कर लीजिए। 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 8, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 31 68/7, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम हल करते रहेंगे। तो जो 4π है इसको पहले ऐसे रहने दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आप करिए 4π का मान कितना होता है, 22/7 हमें पता होना चाहिए। और r² तो हमें पता है नहीं, ये ऐसे रहेगा। फिर यहाँ देखिए बच्चों, ये जो मेरा मान आया यहाँ r² तो यहीं रहेगा, बाकी क्या होगा, सब इधर चला जाएगा। देखिए ये क्या है, 2168/7। देखिए ये यहाँ क्या है, गुणा में, ये क्या है यहाँ गुणा में, तो उधर क्या जाएगा, भाग में चले जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो ये 7 है ये यहाँ भाग में है तो इधर क्या जाएगा, ऊपर चले जाएगा अंश के साथ। और ये ऊपर अंश में है तो नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, हर में चले जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। देखिए बच्चों 7 से हमारा 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। देखिए 4 से इसको काटिए, देखिए कितनी बार जा रहे हैं, 4 सत्ते 28 हो रहा, तो कितना बचेगा, 3 और 3 हो जाएगा 36, 4 नमा 4 सत्ता 28, 4 नमा 36 और 4 दूनी 8, तो कितना हो रहा है ये, देखिए r² इज इक्वल टू 7 तो कर चुका है तो ये होगा 792, नीचे है 22, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 2 कितनी बार काटेगा, देखिए 2 3 6 19, 2 नमे 18 हो जाएगा और 2 छके 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर r² बराबर 396/11। अब 11 का भाग दे दो इसमें, तो कितनी बार जा रहा है, देखते हैं जाता कि नहीं जाता। 11 3 33 हो जाएगा, 9 में 3 6, हाँ 11 छक्के 66, बहुत ही अच्छा। तो r² बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो r का मान कितना होगा, वर्गमूल 36, ठीक है। तो इस प्रकार r का मान क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। r का मान क्या आ गया, 6। अर्थात उसकी जो त्रिज्या होगी बच्चों वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब देखिए, अब हमें बोला गया था कि गोले का आयतन बताइए। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है,
4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये हमारा होता है गोले का आयतन। ठीक है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यू। चलिए इसमें मान रखिए आप, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई का मान होगा 22/7 आर क्यूब मीन्स 6 बार लिखिए, 6 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ये इसको काटेगा 2 टाइम्स और कुछ नहीं कट रहा है, तो देखिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 22 चको हो जाएगा 88। इसको आगे करिए आप, 6 चका 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72 और 72 बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको इसका क्या करना है, गुणा करना है। कैलकुलेशन करिए आप इसकी। ठीक है, वैसे आप इसको खुद भी कर सकते हैं। चलिए हम ही कर लेते हैं, यहाँ पे हम भी देख लेते हैं क्या होगा। 88 गुणा गया 72, अलग पे 2 8 16 50 लगे 1, 2 8 16 1 17 हो जाएगा। 7 8 7 56 हो जाएगा 5 और 8 7 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 6 का 6 7 6 13 का 3 हाथ से लगे 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6/366/7। ठीक है, अब इसमें ऐसा करिए आप 7 का भाग दीजिए इसमें। ठीक है, तो 7 का भाग 6336 में 7 का भाग दीजिए आप, सॉरी, तो ये कितनी बार जाएगा 7 नमा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ख़त्म। 3 उतरेगा। ठीक है, नहीं जा रहा है, छोटा है, इसलिए क्या करेंगे 6 भी उतारेंगे। जब 2 संख्या एक साथ उतरती है तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो 7 चको 8 7 पंजे कितना आ जाएगा 35, शेष फल आ रहा है 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जो भागफल है, जो भाजक था, देखिए हर तो हर में ही रहेगा। ठीक है, जो भाजक तो वही रहेगा, और जो हमारे ये आएगा, ठीक है, क्या है 905, ये आ जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पे 905, और जो शेष फल है वो आ जाएगा ऊपर। यही हमारा क्या होगा आंसर। ये किस में था, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा 905 सही 1/7। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, और ये आप दशमलव लगा के भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी करोगे तो ये भी क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको सूत्र पता है तो आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। अगर सूत्र पता नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होगी और थोड़ा कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि दी गई आकृति में छायांकित, दी गई आकृति जो दे रखी है, इसमें क्या करना है, जो छायांकित भाग है ये वाला, इसका बच्चों हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि जो ABCD है ये एक क्या है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये क्या है एक वर्ग है। वर्ग मीन्स इसकी चारों भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, और ये कह रहे हैं APD और जो BPC है वो अर्धवृत्त है। ये क्या है अर्धवृत्त है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त, तो आधा इधर की तरफ होगा, इसका आधा वृत्त इधर की तरफ होगा। ठीक है, और ये जो वृत्त होगा तो वृत्त का मूल बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस वृत्त का मूल बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। चलिए इसको कॉपी में समझते हैं। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए मैंने लिखा कि दिया है चतुर्भुज ABCD क्या है एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और ये भी दे रखा है कि APD और BPC दो अर्धवृत्त है। इस प्रकार से बेटा मैंने इसको यहाँ से, इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको समझ रहे होंगे तो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, इस अर्धवृत्त का निकालना है, इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का निकालना है। अगर हम इस अर्धवृत्त को ध्यान से देखें, इसने कहा कि ये अर्धवृत्त है, तो बेटा अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त मतलब ये जो होगी ये वाली रेखा, ध्यान से समझिए आप, ये वाली, तो ये क्या है, चाहे इसके लिए ये देखिए आप, ये जो है बेटा ये इस वृत्त का व्यास है। ये क्या होगा इसका व्यास होगा, अर्धवृत्त है ना तो ये व्यास होगा, और ये जो होगा ये इसका केंद्र होगा। तो इससे यहाँ से यहाँ तक व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा इसकी त्रिज्या होगी। चाहे इसकी देखो ये वाली इसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या दोनों की क्या होगी बराबर होगी। अब देखिए जब ये जो दूरी है 14 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 14 सेंटीमीटर होगी। अब जो ये इसका वृत्त का जो केंद्र होगा ये बीच में होगा, तो इसका मतलब 7 सेंटीमीटर यहाँ 7 सेंटीमीटर यहाँ। तो अगर हम बोल सकते हैं कि जो ये अर्धवृत्त होगा इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। चलिए अब इसको करते हैं, किस प्रकार से करेंगे देखिए, हम लिखेंगे चूंकि इसने कहा कि जो APD और BPC क्या है दो अर्धवृत्त
वृत्त है, ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। इसलिए बेटा, इसलिए दोनों अर्धवृत्तों की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 14/2, क्योंकि जो उसकी भुजा है वो भुजा पे ही तो है ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि अर्धवृत्त है ना ये, तो ये व्यास मान लो इसका, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। हमें क्या निकालें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित जो भाग है वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये दोनों अर्धवृत्त है ना, तो हम लिख सकते हैं जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल तो मैं निकालना है यहाँ, देखिए ये और ये। अब एपीडी का जो क्षेत्रफल होगा, अब देखिए ये क्या है, अर्धवृत्त है। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, मैंने फिर से पहले भी बोला था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² है। अभी अर्धवृत्त की बात कर रहा है, तो इसके आधा में होगा कि नहीं होगा, 1/2 πr²। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 πr²। और दूसरा वाला जो वो होगा, इसको 1 मान लो, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 πr²। वैसे r1 और r2 मानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, तो ये भी क्या, अगर हम इसको r1 मानते हैं तो ये 7 ही होगा और ये भी 7 ही होगा, पर लिखने में कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। देखिए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, r ही रखेंगे हम, सॉरी r1 r2 नहीं लिखेंगे, सीधे r ही रखिए आप। क्यों, क्योंकि हमें पता है r क्यों आएगा, क्योंकि ये वर्ग है, और अगर जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ भी क्या होगा, 7 होगा, इसकी त्रिज्या यहाँ भी 7 होगी, इसकी भी 7 हो, इसकी भी 7 होगी, तो इसलिए हम r ही रखेंगे, समान होगा वो। ठीक है, यहाँ जैसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं त्रिज्या, दोनों यहाँ पे लिखना था हमने, दोनों वृत्तों की त्रिज्या r बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टोटल मिलके बन जाएगा बेटा πr²। बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, πr²। चलिए मान रखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7। r मैंने अभी निकाला, 7 गुना गया 7, 7 से 7 कर जाएगा तो कितना होगा, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगे, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस ये अगर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24वां क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो बच्चों इसके लिए जो है, इसके लिए हमें प्रकार की आवश्यकता होगी, और सॉरी मेरे पास वो नहीं है, तो चलिए मैं बता सकता हूँ आपको किस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। देखिए 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का हम एक त्रिभुज खींच सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने ये सबसे इधर से हमने एक भुजा ली, ठीक है, यहाँ से हमने बेटा एक भुजा ले ली। ठीक है, कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कैसा करना है। इसको मान लो हमने क्या ले लिया, इसको 7 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाप खींचेंगे, पता ही होगा आपको, यहाँ से एक चाप खींचेंगे और यहाँ से एक चाप खींचेंगे। तो मान लो हमने यहाँ से जो चाप खींचा ये हमारा कहीं यहाँ पे मिला, और यहाँ वाला जो चाप मिला वो हमारा कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ये मान लो बेटा ये है मेरा 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है, पहली लाइन खींची, दूसरी बार मैं एक चाप यहाँ से किया, एक चाप यहाँ पे, और चाप कैसे करना है, नाप के फीते से। जैसे यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर की भुजा ले रहे तो 5 सेंटीमीटर वाला खींचेंगे, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो जहाँ पे वो कटेंगे, जहाँ पे वो एक दूसरे से, हमने एक चाप ऐसे ले लिया, यहाँ से हमने ऐसे लिया, तो जहाँ पे वो कट रहे होंगे उनको हम मिला देंगे, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज हमारा बन गया। अब ये क्या कह रहा है बच्चों कि अब हमें क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, जो क्या हो, जिसकी देख रहा है ये क्या कह रहा है, संगत भुजाएं इस अनुपात में हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना आपने, हमने इसका नाम रख दिया, मान लो ये ए है,
ये बिंदु बी है और ये है सी। अब क्या करना है, बिंदु बी से हम क्या करेंगे, इससे यहाँ की तरफ एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, बिंदु बी से ये जो सी की तरफ न्यून कोण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसे सीधे में नहीं खींच सकते, ठीक है। कंडीशन क्या है कि सीधे नहीं खींचना, इधर नहीं खींचना कैसे, न्यून कोण में। जैसे अगर हम यहाँ से देंगे तो इसके न्यून कोण में होना चाहिए, ठीक है। तो न्यून कोण में हमने क्या कर दिया, मान लो एक सीधी रेखा खींच ली, इसका नाम कुछ भी रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दिया। अब जैसे हमने ये रेखा खींची, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना आपने, जो आपके पास जो गुना लिखा होगा इसने कि त्रिभुज की संगत भुजाओं को 7/5 गुनी हो, तो इसमें जो बड़ा होगा, ये मतलब नहीं है कि अंश है हर है, कुछ नहीं है, जो बड़ा है। तो मेरे को बड़ा क्या दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है। अब ये इससे फर्क नहीं पड़ता वो अंश में है कि हर में, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा क्या है बेटा, 7 है। तो हम क्या करेंगे, एक फिर से क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम एक निश्चित दूरी लेंगे, निश्चित दूरी, एक जैसे ये, और इसके 7 टुकड़े करेंगे, बराबर टुकड़े होंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 टुकड़े क्यों किए, क्योंकि इनमें बड़ा क्या था, 7/5 में बड़ा कौन था, 7 था। तो हमने इनके 7 टुकड़े कर दिया। इनका नाम रख देंगे, ये B है, ये होगा B1, ये होगा B2, ये होगा B3, B4, B5, B6 और B7, ठीक है। जो हमारा B7 होगा, जो लास्ट वाला होगा बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा C वाला बिंदु होगा उससे हम क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब इसमें देखेंगे हमारा दूसरा क्या था, 7/5 था, तो दूसरा क्या था हमारा, 5 था। क्या था, 5। तो अब देखिए हमारा 5 कहाँ पे था, ये था B5। अब क्या करेंगे, हम B5 से इस BC वाली भुजा पे एक क्या खींचेंगे, इसको मिलाएंगे। लेकिन मिलाने की शर्त क्या होगी, इसके समांतर मिलाना है। जो ये रेखा थी ना हमारी B7C, इसके समांतर होगी मेरी B5 से ये, और जिसका नाम ये C है ना, तो इसको हम रख देंगे C', इसका नाम रख देंगे हम C', ये इसके समांतर होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम ये मिला देंगे, अब इसके समांतर हम, जो ये AB रेखा है, इस रेखा के समांतर हम इसको यहाँ मिलाएंगे, बिल्कुल इसके समांतर। जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ होनी चाहिए। तो ये कहीं जाके कहाँ पे मिलेगा, ये मान लो ये मिल गया यहाँ पे, तो ये बिंदु हो गया हमारा A', ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब जो ये त्रिभुज बना कौन सा वाला, A', B और C', कौन सा, A', B और C', ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, समरूप होगा किसके, ABC के, ABC के। क्यों होगा, देखिए, क्योंकि हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होगी क्या होती है, वो एक ही अनुपात में होती है। तो देखिए AB और A' भी एक ही अनुपात में। इसको देखिए, जो AC है और A', ये समांतर है। इसी प्रकार से ये और ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो मैंने कोशिश तो पूरी की आपको समझाने की, मेरे पास ना प्रकार नहीं है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा इसको नहीं कर पाऊँगा। तो कोई नहीं, मैंने आपको समझा दिया है, आप एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा और मैं आपको फिर से प्रकार की सहायता से समझा दूँगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कह रहा है कि एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पाई का मान क्या रखना है, मैं 22/7 रखना है। तो चलिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है और टाइम ना लगे इसके लिए मैंने फिगर भी बना दिया है। देखिए मैंने क्या लिखा, दिया है कि एक शंकु के छिन्नक की जो ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा। एवं जो सिरों की त्रिज्याएं हैं, एक तो है 28 सेंटीमीटर, इस ये वाली, ठीक है, सिरे ये है, ये वाला और ये वाला, देखिए, और दूसरी है R2, ये वाला क्या है 7 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए बेटा, शंकु का छिन्नक क्या होता है, पहले हमें ये पता होना है शंकु क्या होता है। देखिए ये क्या है, हमारा एक शंकु होता है, ठीक है, जैसे बर्थडे टोपी होती है, देखी होगी आपने, तो इसको कहते हैं शंकु। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ये, तो जो हमने ये काटा हुआ ये टुकड़ा होगा, यही हमारा क्या होता है, शंकु का छिन्नक होता है। क्या होता है, शंकु का छिन्नक। लेकिन हमें शंकु का छिन्नक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला जो हमारा लगेगा वो शंकु का ही लगेगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें एक मेहनत करनी है। वो क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इसमें मैंने जो मेरे को दिया था, मैंने एक चित्र बनाया, ठीक है, फिर मैंने शंकु का छिन्नक बनाया। देखिए ये बाल्टी की तरह, ठीक है, ये बाल्टी बना दी मैंने इस प्रकार से। अब फिर मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा नीचे मिला दिया, इसको मैंने नीचे मिला दिया। क्यों, क्योंकि मेरे पे छिन्नक का फॉर्मूला नहीं है, मुझे क्या फॉर्मूला है, मेरे पास तो जो फॉर्मूला है वो किसका है, शंकु का है, तो मैंने इसको पूरा शंकु बना दिया।
अब मेरे को इसने क्या दे रखी थी, ये यहाँ से और यहाँ तक इसने ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई दी थी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो शंकु की ऊंचाई है पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने मान लिया h1, ठीक है बेटा। और जो ये कटा हुआ टुकड़ा है, ये जो बाल्टी है इससे नीचे का जो ये टुकड़ा कटा हुआ है, इसको मैंने मान लिया ये इसकी ऊंचाई कितनी है, h2 है। ये पूरा का पूरा h1 है, यहाँ से यहाँ तक h2 है। और ये तो इसने मेरे को दे ही रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो छिन्नक है उसका तो इसने दे रखा है कि 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसकी जो ऊपर वाली त्रिज्या है ये वाली, तो ये इसने कहा 28 सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाली त्रिज्या ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें जो कहा गया है कि हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है बच्चों इसका आयतन, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे छिन्नक, हमें जो ज्ञात करना है छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। हमें छिन्नक का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा काम है। तो मैंने क्या कहा, छिन्नक का आयतन तो हमें निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, पहले हम क्या करेंगे, शंकु, चूंकि यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करने हैं, सारे मान रखने हैं। अब देखिए, आप बताइए हम इसको किस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर हमें शंकु का छिन्नक निकालना है तो हम इसमें अपना अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, बताइए आप अपने दिमाग से सोच, क्या करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ 2 शंकु बन रहे। देखिए एक शंकु तो ये बड़ा वाला है, देखिए जो पूरा है, ये जो बड़ा ये वाला है, ठीक है। एक शंकु तो हमारे ये है, और दूसरा शंकु है बेटा हमारे ये छोटा वाला, जो हमारा कट के अलग हो गया। देखिए एक तो पूरा हो रहा है और एक जो कट के अलग हो रहा है। तो देखिए अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, और इस ये जो टुकड़ा है, जो इस ये जो टुकड़ा है, ये नीचे वाला शंकु, इसका क्षेत्रफल निकालें, और इस पूरे में से हम इसको माइनस कर दें, तो हमारे पास बाल्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, शंकु का छिन्नक बचेगा या नहीं बचेगा, सिंपल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले पूरे के लिए देखना है, फिर इसके लिए देखना है, फिर उन दोनों का जो निकलेगा उसको माइनस करना है, और वही हमारा इसका क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। तो चलिए हम कहाँ से शुरू करते हैं, चलिए देखिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले हम बड़े वाले को देखेंगे। तो बड़े वाले शंकु का नाम क्या है, OAB। तो मैं लिखूंगा शंकु OAB में, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो OAB ये जो बड़ा वाला शंकु है, इसमें क्या है, इसमें देखिए बेटा जो h1 है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h1 है। तो इसकी जो ऊंचाई h1 है, ये बराबर ये क्या होगी, h2 और धन 45 है कि नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको h2 धन 45 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत आई नहीं, आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये पूरी जो लंबाई इस शंकु की है, ये h2 और 45 इन दोनों को मिलके बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे ही थोड़ा ध्यान देना है, बहुत यहाँ पे बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है। पहली समीकरण हमने निकाल दी। देखिए हम करना क्या है, हमें पता है आपको, हमें h निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पूरा शंकु का आयतन निकल गया, छोटे वाले का निकल गया, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। तो h1 और h2 निकालना हमारा सबसे मेन काम है। तो h1 के लिए एक समीकरण बन गया, इसी प्रकार h2 के लिए बन जाएगी। तो हमारे h1 और h2 निकल आएंगे, जब क्योंकि यहाँ तो ऊंचाई दे रखी है इसने, इसकी ऊंचाई तो है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं से अगर हम इसकी ऊंचाई निकाल देते इन दोनों की, बड़े वाले की और छोटे वाले की, तो हमारा ये आसानी से हो जाएगा। और मैंने ये भी बता दिया करना कैसा है, इस पूरे के आयतन में से ये छोटे का आयतन घटा देंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इनके लिए काम करना पड़ेगा। तो देखिए बेटे, बड़े शंकु का काम तो हम कर चुके हैं। अब इस छोटे वाले शंकु के लिए, इसकी ऊंचाई के लिए हमें काम करना है। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देना है आपने, देखिए इसको देखो, अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे मिला सकते हैं। अगर देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखो OPB, ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए O से सीधा गया P से इधर B, और ये सीधा ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये Q और D, OQD भी क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे हम, शंकु, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, शंकु OAB एवं दूसरा शंकु क्या है, OQD, नहीं OCD में।
देखिए इस बड़े शंकु और इस छोटे शंकु में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास में त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं बेटे, ए नहीं ओ पी बी, त्रिभुज ओ पी बी एवं त्रिभुज ओ क्यू डी, त्रिभुज ओ क्यू डी, त्रिभुज ओ पी बी और त्रिभुज ओ क्यू डी। तो देख रहे होंगे आप, जो ये है उस पे ये है और जो ये है उसी पे ये त्रिभुज बना हुआ, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ये क्या है, दो त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो याद करिए आप, इस प्रकार से जब हम कोई त्रिभुज पढ़ते थे, मान लो इसी की तरह मैं बना रहा हूँ, ये हमने त्रिभुज पढ़ते वो करते थे, और हम क्या करते, मान लो ये त्रिभुज है ए बी और सी, और हम ए बी के समांतर कोई रेखा खींच लेते थे, नहीं खींचते थे, और इसका नाम रखते थे हम सी और डी। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होता था, जो ए सी अपॉन सॉरी ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, तो ए ई अपॉन ई सी बराबर क्या होता था हमारा, बी डी अपॉन डी सी, होता था कि नहीं होता है। वही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है समरूप त्रिभुजों में। और अगर आपको ध्यान होगा तो इसको हमने एक स्टेप आगे करके जब हमने इसको हल किया था, तो इसमें हमने क्या किया था, अगर आपको याद होगा क्या क्या था कि जो पूरा था, पूरा ए से सी, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया ना, घिच पिच हो गया, ए सी पूरा ए से सी बटे था ई सी के बराबर, जो बी सी था पूरा का पूरा बी सी, वो था इसके किसके बराबर, डी सी के, डी सी या सी डी को लिख सकते। ये भी हमने प्रूफ किया था समरूप त्रिभुज में। अर्थात अगर हम इस कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलें, ये क्या है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए क्या करा, आपके लिए रफ काम किया है। अगर आपको ये ध्यान होगा तो यहाँ से देखिए, ये दोनों त्रिभुज भी क्या है हमारे, इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो इसमें देखिए बेटा कि जो H1 अपॉन H2 है, ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है H1, और अपोन में क्या है H2, क्या है H2, H1 अपॉन H2 बराबर, इनका जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, जो इनका ये है 28/7। ये जो हम कर रहे हैं ये आप वहाँ पे देखना, जो समरूप त्रिभुज है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ से हम इसको कर रहे हैं। समरूप त्रिभुजों में ये कंडीशन होती है कि जो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, बस। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की क्या कंडीशन है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो H1 अपॉन H2 बराबर हो जाएगा 28/7। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना है, 7 चौको 28, कितना आ जाएगा, 7 चौको 28। तो हमारा H1 बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4H2, कितना आ जाएगा 4H2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ से मान यहाँ रख लीजिए आप। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये H यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 4H2 बराबर हो जाएगा बच्चों H2 प्लस 45, H2 इधर आ जाएगा तो 4H2 माइनस H2 बराबर 45, तो कितना हो जाएगा 3H2 बराबर 45। तो H2 ये इसके अपोन में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15×3=45। तो H2 कितना आ गया, 45 आ गया। H2 कितना आ गया, 45 आ गया। तो H1 कितना होगा, H1 यहाँ से निकाल दो, है ना, यहाँ से H2 के मान रख दो, वहाँ पे कितना है 15 है, और धन ये कितना 45 है, तो 15 और 45 H1 बराबर कितना हो जाएगा 60। ये आ गया हमारा मान। ठीक है, तो H2 आ गया मेरा 15 और ये आ गया 60 आ गया, H1 60, H2 15। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या बोला था कि मैंने बोला कि जो छिन्नक का आयतन होगा, देखिए छिन्नक का आयतन बराबर होगा शंकु, बड़ा वाला शंकु क्या है OAB का आयतन, ठीक है, माइनस दूसरा है OQD, दूसरा शंकु क्या है, शंकु OQD
क्यू सॉरी ओ सी डी सॉरी ओ सी डी का आयतन। ठीक है बच्चों, तो ओ ए बी का आयतन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, और एच यहाँ पे क्या है, H1 है, माइनस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ है H2। सबके मान रख दीजिए आप। 1/3 का मान 1/3 आएगा, पाई का मान आ जाएगा आपका 22/7। ठीक है, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है, R1 ऊपर वाला जो R1 था वो कितना था, 28 था, तो ये आ जाएगा 28 का स्क्वायर, और H1 कितना आया था हमारा, H1 आया था 60, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा फिर R2 का स्क्वायर, R2 कितना था हमारा 7 का स्क्वायर, और H2 कितना आया हमारा अभी 15। ठीक है, ये पहले नहीं खोलना था, हमने पहले इसको कॉमन लेना था। चलिए कोई नहीं, देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ है, 1/3 को क्या कर दो, बाहर कर दीजिए। 22/7 तो इसको भी क्या कर दो, 22/7 को क्या कर दो, बाहर लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ। चलिए बाकी को अंदर ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो अब कॉमन तो इसमें और भी आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए 22/7 भी आ रहा है, 22/7 तो मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए 28 गुणा 28 को मैं लिख सकता हूँ, 28 गुणा गया 28। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा 7 गुणा गया 7। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो 60 हो गया, ये 15 चौको 60 होता है। तो देखिए यहाँ से 1 मिनट, अभी मैं इसको आगे देखता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर दूँ, यहाँ 28 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, और वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई नहीं, उस तरीके से भी करते हैं। पहले मैं अब इसी को करता हूँ, यहाँ से मैं 15 भी बाहर ले लूँगा। ध्यान से देखिए आप, अब देखिए क्या बच रहा है। यहाँ से मेरा 28 गुणा 28 था, 28 में से जैसे 28, तो ये था 7 गुणा गया 4, तो 7 बाहर चला गया, तो यहाँ बचा 4 गुणा गया 28। ठीक है, ये होता है 15 गुणा 4, 15 चौको 60 होता है, तो 15 बाहर चला गया, तो बचा यहाँ कितना, 4 बचा है। ठीक है, माइनस यहाँ एक 7 तो बाहर चले गया, तो यहाँ बचा एक ही 7 बचा है यहाँ, और 15 तो पूरा का पूरा बाहर चले गया है। ठीक है, तो ये बेटा 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये काटेगा, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 22 गुणा गया 5। ठीक है, अब ये तो हमारा यहाँ हो गया, अंदर क्या हो रहा है, 4 चौको 16, और 16 गुणा 28 कितना होगा, 16 128 लगे 12, और 16 दूनी 32, 33 34, और 44 माइनस कितना हो जाएगा, 448 माइनस 7, ये हो जाएगा 22 पंजे 110, इसको घटा दो, ये हो जाएगा 441। ठीक है, अब आप इसका गुणा करिए, कितना हो रहा है, 0 ऐसे लगा दीजिए, तो 11 कम 11 ऐसे लगे 1, 11 चौको 44, 1 45 का 5 ऐसे लगे 4, 11 चौको 44, और 4 48, 48,510 क्या है, आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब। और यही है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। मुझे पक्का यकीन है कि आपको यहाँ पे ना समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैंने क्या किया, आप नॉर्मल भी हल कर सकते थे, जैसे यहाँ से 3 से इसको काटते। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे जो सही लगा, देखिए यहाँ 1/3 था, देखिए इस ऋण के इधर और इस ऋण के इधर देखिए, और यहाँ भी 1/3 था, मैंने क्या कर दिया, इसको कॉमन ले लिया। ठीक, कोई दिक्कत आई, यहाँ भी देखो बेटा 22/7 यहाँ भी था, 22/7 यहाँ भी था, मैंने इसको भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, फिर मैंने ध्यान से देखा, यार ये 15 जो है और यहाँ 7 है, तो 7 को 15 को तो मैं 15 रहने दो, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 7। अब ये जो 28 है, इस 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 28 गुणा 28, और इसमें से एक 28 को मैं लिख सकता हूँ, एक 28 को मैंने लिख दिया 4 गुणा गया 7। तो अब देखिए यहाँ का 7 एक 7 मैंने उठाया, और यहाँ का मैंने एक 7 उठाया, ये मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, यहाँ जो ये 60 था, ये है 15 गुणा गया 4। ठीक है, यहाँ से 15 उठाया और यहाँ का 15 उठाया, ये भी बाहर कर दिया। अब मैंने देखा अंदर क्या क्या बचा हुआ है, तो जो ये 28 मैंने 7 चौको 28 किया था, उसका जो 7 तो मैं बाहर ले गया था, लेकिन ये 4 तो यहाँ बचा हुआ था, और एक पूरा का पूरा 28 मेरा यहीं था।
ठीक है। और यहाँ से 15 इस 15 के साथ बाहर आ गया था, लेकिन यहाँ 4 बचा हुआ था, ये 4। यहाँ से ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, इसका एक साथ बाहर, एक ही साथ बचा हुआ था बस, ठीक है। तो 4 चौको 16, 16 गुणा 28 के 448, इसमें से एक 7 को घटाया तो कितना हुआ, 441 हुआ। यहाँ से क्या हुई, ये 3 जो होगा 15 को काटेगा 5 बार, 7 से 7 कट जाएगा, 22 पंजे 110 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करके ये, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा दिमाग तो है, थोड़ा दिमाग तो इसमें लगाना पड़ेगा। मीन्स देखिए, पहले तो इसमें फॉर्मूला चाहिए, फिर इसमें ये करना है, और सबसे मेन ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको समरूप त्रिभुज का नहीं होगा पता तो आप शायद इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं इन्होंने। मान लो ये ए है, ए शीर्ष है, बी और सी है, ठीक है। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं और हमें सिद्ध करना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ठीक है, तो हम इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, देखो सम मने समान, द्वि मने दो, बाहु मने भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लो हम ए बिंदु मान लिया, ये बी बिंदु मान लिया, ये क्या है सी बिंदु मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, और फिर ए सी निकालेंगे। इनके बीच की जो दूरी होगी, अगर कोई दो बराबर है, या ए बी बराबर ए सी हो, या ए बी बराबर बी सी हो, कोई भी दो बराबर होगी तो हम बोल देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष हमने मान लिया ए ये है, बी ये है, सी है। तो हमें सिद्ध करने की क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब हम करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग, ठीक है। तो हम सीधे लिखेंगे ए बी। पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी। ए बी के लिए हम सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ए बी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात, ए बी के लिए। तो ए बी के लिए हमने बोल दिया ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है, ए बी के लिए, ठीक है। तो देखिए अब मान रखते हैं। तो x2 कितना है, 3 है, माइनस x1 कितना है, -5 है, -5 है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 0, y1 कितना है, 6, इसका भी क्या हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा स्क्वायर में। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो 5 से 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, और ये मिलके कितना बनाते हैं, 100 बनाते हैं। कितना बनाते हैं, वर्गमूल के अंदर 100, और जो हमारा अंदर आएगा 10। आंसर कितना आएगा हमारा, 10, ठीक है। 10 आ गया इसका खोल के। चलिए अब हम निकालेंगे बी सी। अब निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए देखो बेटा, बी और सी। तो बी सी में देखिए किसी को भी, चलो इसको मान लो, ये क्या होगा, अब ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। चलो इसी को मान लो x2 y2, तो इसको मान लो x1 y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 की होल पावर 2 प्लस, ठीक है, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8 की होल पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का वर्ग कितना होगा, 36, और 8 का वर्ग कितना होगा, दोनों पॉजिटिव 64 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, रूट के अंदर 100 बराबर कितना हो गया, 10। देखिए हमारा क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हुए, बी सी है। क्या आ गया हमारा, ए बी बराबर बी सी। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः दिया गया त्रिभुज एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हमें तीसरे मतलब सी निकालने की जरूरत हुई नहीं, हमने पहले निकाल दिया कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण, ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी कॉपी में। अवनमन कोण क्या होते हैं, 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जो ये क्वेश्चन आते हैं, ये जो ये वाला हो चाहे इसके नीचे वाला हो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। लेकिन इसका मेन क्या है, अगर आपको फिगर बनाना आ गया, अगर आप इसका चित्र बना देते हो तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान होता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए मैंने इसको कर रखा है, देखिए मैंने इसमें लिख दिया, क्या क्या लिखा है मैंने इसमें। जो मैंने लिखा हुआ है कि दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने, 75 मीटर दे रखी है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, तथा जहाज़ों के अवनमन कोण, दो कोण बन रहे अवनमन कोण। देखिए बच्चों, अवनमन कोण क्या होता है ये मैं भी बताता हूँ आपको। θ1 बराबर 30 अंश, दूसरे कोण को मैंने नाम दे दिया θ2 जो कि है 45 अंश। ठीक है, अब मैंने लिखा माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जो मुझे निकालनी है, क्या निकालनी मुझे, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो मैंने लिखा माना वो कितनी है, x मीटर है। ठीक है बच्चों, अब जो इसका फिगर बनेगा वो बनेगा ऐसे। ठीक है, क्या करा, ये है हमारा एक लाइट हाउस, ये क्या है, यहाँ तक एक लाइट हाउस है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 75 मीटर है। ठीक है, ये क्या है, एक समुद्र है। ठीक है, समुद्र से दो जहाज आ रहे हैं, एक जहाज यहाँ आ रहा है, एक जहाज उसने कहा ना ये आगे पीछे, इसने लिख रखा है जो समुद्री जहाज है वो एक दूसरे के ठीक पीछे। तो हमने क्या कर दिया, एक इसके आगे। अब ये जो कोण, एक कोण बन रहा है बेटा, ये एक कोण बन रहा है, ये यहाँ पे जो अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण हमेशा यहाँ से बनता है। ठीक है, उन्नयन जो कोण होता है वो यहाँ से बनता है। उन्नयन कोण क्या होना था, यहाँ से और यहाँ से होना था। ठीक है, अवनमन यहाँ से होता है, और किससे बनता है, इससे, जहाँ से ये टॉप का पॉइंट होगा, इससे जो ये क्षैतिज रेखा जो जा रही है, ये जो क्षैतिज रेखा जा रही है, इससे हमारा अवनमन कोण बनता है ये वाला। तो जो कम की तरफ होगी, जो इसके नज़दीक है वो 30 होगा, जो इससे थोड़ा दूर है वो 45 होगा। ठीक है, जैसे ये तो ये 90 हो गया है ना, इधर की तरफ बढ़ेगा वो, तो ये 30 हो गया, ये 45 हो गया। ये चित्र अगर हमें बनाना आ गया तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसमें जो इसने बोला था कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो हमें ज्ञात करना है, तो मैंने क्या कहा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। तो अब हम जाएंगे 9th में। 9th में हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाएं, ये क्या है, नदी जो होगी समांतर होगी, और ये नदी के समांतर ये रेखा होती है जिससे हम ये कोण नापते हैं, जिससे अवनमन कोण नापा जाता है, वो भी क्या होता है, इसके क्या होता है, समांतर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कह सकते हैं हम। तो ये जो कोण होगा बेटा, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। अर्थात जो 30 अंश है वो इसके बराबर होगा, अर्थात ये वाला क्या है मेरा 30 अंश है। और इसी प्रकार से जो ये 45 अंश है ये यहाँ के बराबर होगा, जो कितना है 45 अंश। आपको ये समझ में आ गया होगा, मेन चीज़ यही है। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, हमारा जो इसमें मेन मोटिव है करने का, हमें देखिए हमें इससे मतलब नहीं है, ये जो है इससे हमें मतलब नहीं, हमारा मतलब इससे है क्योंकि हमें x निकालना है और ये हमें दिया है, तो हमारा मतलब इससे। तो ये क्या होती है बेटा, लंब होती है। क्या होती है, लंब। ये वाली जो भुजा होती है हमारी, देखिए ये 90 अंश बन रहा है कि नहीं बन रहा, इस तरह से 90 अंश बन रहा है ना, है ना। तो ये जो भुजा है जो सीधी है इसको कहेंगे हम लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है आधार, जिसको कहते हैं बेस, और ये होती है कर्ण, जिसको कहते हैं हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस का कोई काम तो है नहीं, इसका कर्ण का कोई काम किसका है, लंब और आधार। अब हम ये देखेंगे कि लंब और आधार किसके, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं, रेशियो होते हैं, उसमें किस में आता है लंब बटे आधार, तो ये आता है tan में। किस में आता है, tan में। तो हम इसमें प्रयोग करेंगे tan का। ठीक है, तो पहले हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये है A, ठीक है, ये है मान लो B, ये है C और ये है D। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं त्रिभुज ABD में। देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, चलो पहले इस छोटे को लेते हैं ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, ये मैंने बताया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, आसान भी होता है। ठीक है, ये आसानी से हम कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखिए, तो त्रिभुज ABC में क्या है, मैंने क्या बोला, हम tan लेंगे, क्योंकि tan क्या है, tan में आता है लंब और आधार, लंब बटे आधार आता है ना उसमें। तो हम लिखेंगे tan थीटा। अब ये वाला जो कोण है जिसको मैंने ये θ2 मान रखा है ना, तो tan θ2 बराबर क्या होता है, आएगा हमारा लंब मीन्स AB और आधार कितना है BC, लंब बटे आधार। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, tan θ2 का मान कितना है, θ2 कितना है मेरा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। AB कितना है 75 दे रखा है उसने। ठीक है, BC कितना है हमें नहीं पता, BC हमें नहीं है पता। तो tan 45 का मान, अब हमें टेबल भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो 75 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा BC इधर आएगा, तो BC कम BC और ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो BC का मान कितना आ गया
75 आ गया। 75 कितना होगा, मीटर ही होगा। कितना होगा, 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज इस बड़े वाले में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए क्या करना है। देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें वही लगेगा, इसमें क्योंकि हमें क्या चाहिए, लंब और आधार चाहिए, तो इसमें हमारा लगेगा tan, इसमें θ1 है, और इसमें क्या आएगा ए बी अपॉन ये पूरा का पूरा क्या आएगा बी डी। ठीक है, tan θ1, देखिए बच्चों θ1 कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। ए बी का मान कितना है मेरा, 75 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी डी क्या है, बी सी धन सी डी, क्या है बी सी धन सी डी। tan 30 का मान होता है बेटा, ये हमें फिर याद होना चाहिए 1/√3। ठीक है, 75 ऐसे रहेगा। अब देखिए बी सी कितना आया था मेरा, भी 75 आया था, ये हम लिख लेंगे, प्लस और ये सी डी मैंने कितना मान रखा है, x मान रखा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आएगा ये पूरा कोष्टक के साथ, ये पूरा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये वहाँ, तो ये 75 प्लस x कम, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 75 प्लस x, इसका गुणा सेम हो जाएगा। ये उधर करेगा तो 75√3। ठीक है, x यहीं रहेगा और ये क्या करेगा 75 उधर जाएगा, तो 75√3, ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 75 क्या कर दीजिए आप, कॉमन ले लीजिए, तो 75 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा √3 - 1। आप ये भी छोड़ सकते हैं, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और आप इसको एक स्टेप क्या कर सकते हैं, √3 का मान क्या होता है, 1.73 होता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए 75 और इसका मान क्या होता है 1.73 होता है, -1 है। ठीक है, अब देखिए 75, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 1.73 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0.73 बचेगा, नहीं बचेगा। फिर इन दोनों को गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, ये हमने 27वां कर दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब इसमें देखिए इसका जो अथवा वाला है ये बचा हुआ है, और बाकी हमारे ये पीछे के ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये अथवा की वजह से थोड़ा लेंथी हो रहा है पेपर, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। और मेरे चैनल पे बने रहें। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आई होप वैसे आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।